हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। मोहसिन नकवी के बयान ने जो आग लगाई थी उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? क्या मोहसिन नकवी वजारत से फारग होंगे या उन्होंने नून लीग को फारग कर दिया है? साथ ही साथ दूसरे नंबर पर आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात से पहले और बाद की सूरत हाल में। आज़ाद कश्मीर का दौरा किया था मैंने और आपको शेयर करूंगा मैं कि वहां पर मैंने क्या देखा। कैसे हैं एजाज, आप खैरियत? मैं ठीक हूँ आसिफ, आप बताइए। आप कश्मीर से वापस आ गए? बिल्कुल, मैं कश्मीर से वापस आ गया। वो तो कहानी हम सुनाएंगे, वो बड़ी दर्दनाक कहानी है। ना आप मुझे बता के गए, ना मुझे साथ लेके गए, ना मुझे वापस आने का बताया। तो सब आप हमारे लीडर हैं, आप हमें लेके जाया करें। मैं तो जो आपका फर्ज बनता था मुझे भी लेके चलते साथ। कश्मीर के लोगों से मैं भी मिलता। चो साहब कश्मीर वाले बड़ी हम मोहब्बत उनके करते हैं ऊपर बात करते हैं यहाँ पे। नहीं चो साहब बड़ी तो मोहब्बत करते हैं। आपने अकेले से प्रोग्राम चुपके से बनाया और चुपके से चले गए। दिस इज नॉट गुड। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बात ये ऐसे दुरुस्त नहीं। ये हालांकि आपको पता है कि मैंने अकेले से नहीं बनाया, यू नो कि मैं कैसे गया हूँ। बहरहाल मुझे भी आप लेके जाते। आपको अभी ले चलेंगे ना, अभी ये 10 तारीख को। मैं आपको बताए बगैर जाऊँगा नहीं अच्छा आसिफ, ये मुझे बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, बड़ी तकलीफ़देह बातें हैं, मैं आपको शेयर करूँगा। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तो झगड़ा हो गया, यानी कि मोहसिन नकवी बड़े ताकतवर वज़ीर हैं, बल्कि उनका इंप्रेशन ये था कि वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं। सारे जानते हैं, आप बात तो करें। जी हाँ, तो उन्होंने एक बयान दिया, उसके ऊपर नून लीग ने गोलाबारी कर दी, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं था तो मुझे चीज़ें नहीं पता। अभी क्या ताज़ा सूरत हाल क्या है? गोलाबारी किसने की ये तो आप प्री डिसाइडेड हैं, तो फिर मुनासिब नहीं है इस पर कोई। देखें, गोलाबारी तो मोहसिन नकवी साहब ने की ना, ठीक, जी, जिन्होंने ये कहा कि सिस्टम जो है वो बैठ गया। ठीक, सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा, फेल हो गया, बैठ गया। तो जब उन्होंने ये बात की तो जाहिर बात है कि एक भूंचाल आ गया और एक तासुर मिला कि शायद वो जो एक सफ़ा है इदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, वो शायद उसमें दरारें आ गई हैं कि इतना ताकतवर वज़ीर जो है वो एक बयान दे रहा है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप ये भी देखें कि कोई रेड लाइन भी अभी तक क्रॉस नहीं हुई। यानी कि इन अदर वर्ड्स वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि कोई रेड लाइन क्रॉस भी हो सकती है। ठीक है, धमकी है ये तो। और काफ़ी सारी बातें उन्होंने की और उन्होंने इंतज़ामी यूनिट्स की बात की और उन्होंने कहा उसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा आप। और उन्होंने फ़ैसला सुनाया इस हवाले से, इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया कि ये नागुज़ीर है और अब हमने इसको करना है। तो उसके बाद फिर नून लीग की तरफ से भी कुछ लोगों ने बयान दिए, लेकिन देखिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कोई बयान नहीं दिया उस तरह से। हालांकि हमारी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि वज़रा जो होते हैं वज़ीर आज़म के बिहाफ पे उसकी भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं पावर, और वो उसको जवाबदेह होते हैं। लेकिन इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर हम देख रहे हैं कि बाज़ वफाकी वज़रा इतने ताकतवर हैं कि वज़ीर आज़म उनकी तारीफ़ें करते हैं और उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनसे किसी बयान की वजाहत मांगने के बजाय उनके बयानों की खुद वजाहतें देते हैं। अच्छा आसिफ, इसमें ना जो मेरे पास जो मालूमात है वो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा आपसे कि मोहसिन नकवी का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद मैं तो ज़ाहिर है उधर इंटरनेट नहीं था, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता लगी कि 2 मिनिस्टर्स थे मौजूदा जो गवर्नमेंट के, जिन्होंने इनिशियली एक सेफ सा गार्डेड सा वेलकम किया। एक चौधरी एहसन इकबाल थे जिन्होंने कहा जी ठीक है इंतज़ामी सूबों की ज़रूरत है, लेकिन और दूसरे थे तलाल चौधरी, लेकिन उन्होंने कहा जी पंजाब में ये मामलात नहीं हैं, पंजाब में गवर्नेंस अच्छी है। उनका इशारा था कि ये सिंध में कर लें या आप बलूचिस्तान में कर लें। लेकिन फिर बाद में अचानक जो राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ, ये 2 वो वज़रा हैं जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी जाने जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ के। इन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और बड़ी इनके जो आर्ग्यूमेंट थे बड़े वैलिड थे, और इन्होंने कहा कि ये तो वो हैं जो कभी कैबिनेट में नज़र नहीं आए, कभी पार्लियामेंट में नज़र नहीं आए, तो ये किस तरह से वो बातें करते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सख्त बातें उन्होंने भी की। तो मुझे लगता ये है कि जो मोहसिन नकवी जो है वो एक तो कट टू साइज़ हो गए, यानी कि जिस तरह उनके ऊपर तनकीद हुई है, फिर उन्होंने कोई ट्वीट भी की
उन्होंने कहा जी ये निज़ाम तो यही चलेगा, एक बात है, कोई उन्होंने गोलमोल अपने बात ये से आपको पीछे। लग रहा है मोहसिन नकवी साहब कोई कट टू साइज नहीं हुए, ठीक, बल्कि आज जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है वो इस बात की तायद कर रही है कि मोहसिन नकवी साहब कट टू साइज नहीं हुए, बल्कि हुकूमत इस सारे मामले से निकलना चाह रही है। और उन्होंने ख़बर दी है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं, पार्टी कायद हैं, लीडर हैं नून लीग के, उन्होंने हाई अप्स जो हैं पार्टी की मरकज़ी जो लीडरशिप है उसको मना कर दिया है कि मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर किसी किस्म का कोई अवामी रिएक्शन ना दें, क्योंकि ये जो उन्होंने बयान दिया था कि सिस्टम बैठ गया है। उन्होंने कहा जी कि इस मौके पे ये तासुर देना भी दुरुस्त नहीं है, जो चैलेंजेस दरपेश हैं इकॉनमी के, सिक्योरिटी के, सियासी चैलेंजेस, उसमें ये तासुर देना भी दुरुस्त नहीं है कि कोई डिफरेंसेस हैं शहबाज हुकूमत के और फील्ड मार्शल के दरमियान। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मोहसिन नकवी के रेस्क्यू के लिए आ गए? नहीं, मैं मतलब इसका नहीं, एजाज ये आप कहिएगा, मैंने नहीं ये बात। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ जब लफ्जी गोलाबारी हुई तो नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए, बैठा दिया अपने वजीरों के कि बस कुछ बात मजीद मत कहना, कि हम तो ये अफोर्ड ही नहीं करते कि ये तासुर भी जाए कि दराने पर गई हैं। तो मोहसिन नकवी साहब कोई कट टू साइज़ नहीं हुए, बल्कि उनके बयान के बाद फिर कुछ उस साइड के लोगों ने और बाज़ उनके हिमायती मीडिया ने ये बिल्कुल ये कंपेन भी चलाई कि नए सूबे बनने नागुज़ीर हैं और नए सूबों के बनने के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एजाज़ असल में प्लान जो है ना, प्लान ये है कि पाकिस्तान के 37 सूबे बना दिए जाएँ। और ये 37 सूबे कौन से हों? ये 37 सूबे अंग्रेज़ के दौर के जो डिवीजन्स थे ना, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, वो 37 डिवीजन्स हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के लिए अगर पिंडी डिवीजन की बात करूं तो अटक जो है वो इसका हिस्सा था, इस डिवीजन का ज़िला अटक। ज़िला बना दिया गया फ़तेह जंग, वो भी इसका हिस्सा था। ज़िला रावलपिंडी जितना भी है ये इसका हिस्सा था। मरी को ज़िला बना दिया गया, वो पिंडी डिवीजन का हिस्सा था। चकवाल जो है, ज़िला चकवाल पिंडी डिवीजन का हिस्सा है। ज़िला जेलम आपका इलाका पिंडी डिवीजन का हिस्सा। इसी तरह इसमें जो तहसीलें हैं, कोटली, सतियाँ और तो ये डिवीजन होते थे अंग्रेज़ के ज़माने में। जो बड़े ज़िले थे ना, जिनको अब हमने के एक ज़िले के 2-2, 3-3 ज़िले भी कर दिए हैं, तो 5-5, 6-6 ज़िलों पर मुश्तमिल एक डिवीजन होता था। उस डिवीजन की बुनियाद पे तकसीम की बात की जा रही है सूबों की। अच्छा, अगर इसके ऊपर आप मेरी राय लें तो मैं बड़े अरसे से इस बात का कायल रहा हूँ, अगर ये बदनीति की बुनियाद पे ना किए जाएँ, अगर ये इस बुनियाद पे ना किए जाएँ कि 37 सूबे होंगे, सूबे कमज़ोर होंगे तो वफाक उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, अगर ये इस नीयत से ना किए जाएँ, इसकी एक्चुअल लेटर एंड स्पिरिट के साथ किए जाएँ, तो ये वाहिद तकसीम है, छोटे इंतज़ामी तकसीम है, जिसमें नस्ल या ज़ुबान की बुनियाद पे तकसीम नहीं होगी और सूबों का एक दूसरे के ऊपर नस्ल या कौम की बुनियाद पे इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा। जैसे अभी इल्ज़ाम लगता है ना कि पंजाब वसाइल ज़्यादा ले गया, 12.5 करोड़ का सूबा डेफिनेटली, और जहाँ पे आबादी कम है वहाँ पे बलूचिस्तान में वसाइल कम जाते हैं कि आबादी कम है। आप ये कहते हैं आइडिया ठीक है। मैं बुनियादी तौर पे अगर इसमें कोई बदनीति ना हो और इसको इसके ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ किया जाए तो सूबों की जो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है ना इंतज़ामी तकसीम के, वसाइल की तकसीम में बदयांती का जब हम गिला करते हैं तो जाहिर है कि छोटे यूनिट बनाएंगे तो ये महरूमी कम होगी ना, तो उसका एक्चुअल जो हाल है वो 37 ये ज़िले ही हैं। लेकिन अगर ये इस नीयत से बनाए जाएँ, 37 सूबे, हाँ, इंतज़ामी यूनिट सूबे कह लें, कुछ कह लें, अगर ये इस नीयत से बनाए जाएँ कि 18वीं तरमीम में सूबों को क्योंकि ज़्यादा पावर दी गई है और 4 सूबे जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इनको छोटा कर दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट नाज़म लेवल पे कर दिया जाए, तो अगर इस नीयत से किया जाए तो सॉरी मैं इसकी हिमायत नहीं करता। अच्छा आसिफ, आपने तो बता दिया कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन देखें ना, मुल्क में पैसे कोई नहीं है, 37 सूबे आप बनाएंगे, इसका मतलब है 37 चीफ मिनिस्टर। आज आपके एक चीफ मिनिस्टर के पास 20 बंदों की काबीना है, तो 37 चीफ मिनिस्टर होंगे तो फिर 420 काबीना के अरकान बन जाएंगे। प्रोटोकॉल, लल्ले तल्ले, आईजीज़, चीफ सेक्रेटरीज, वो कौन देगा? पैसे नहीं है। ये पहले से सिस्टम मौजूद है लोकल गवर्नमेंट का, उसको क्यों नहीं करते हम, एक्टिवेट नहीं? एजाज देखें, अभी भी जो आपके डीसीज़ हैं या तहसीलों में एसी हैं, वो आपके कौन से वज़ीर से कम नखरे हैं उनके और कौन से वज़ीर से कम लल्ले तल्ले हैं उनके? ऐड कर लेंगे ना हम तो। नहीं, आप डिवॉल्व करें ना पावर्स को, आप पावर्स को डिवॉल्व करें, इंतज़ामी यूनिट छोटे करें,
चीफ मिनिस्टर अगर आप लगाएंगे 5-7 ज़िलों का, तो वो उसी ज़िले का बंदा होगा, अवेलेबल भी तो होगा ना, वहाँ की असम्बली में लोगों की आवाज़ भी तो होगी। यही ज़िले, यही आपका बल्दियाती निज़ाम भी होगा। अगर 5 ज़िलों और 6 ज़िलों का एक सूबा होगा तो वो लोग अवेलेबल रहेंगे ना अपने लोगों को, ना कि 12.5 करोड़ में एक मिनिस्टर और वो उसमें से सिर्फ 2 या 3 बड़े शहरों के ऊपर काम हो बार बार। लोकल गवर्नमेंट का आइडिया ठीक नहीं था। ये लोकल गवर्नमेंट का ही एक आइडिया है, लेकिन इसमें मुझे जो बात अच्छी लगती है ना एजाज़, इसमें जो हम सूबों में तकसीम करते हैं ना कि हम बलोच हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, वो बात नहीं आएगी। क्योंकि तो अच्छी बात है बलोच सिंधी पंजाबी होना, बुरी बात तो बुरी बात नहीं है, नहीं है बुरी बात। हाँ। लेकिन जब आप इस बुनियाद पे सोचते हैं ना कि फ़लाँ को ज़्यादा मिल गए, वहाँ से बुराई होती है। अपनी शनाख्त होना बुरी बात नहीं है, दूसरी शनाख्त वाला ज़्यादा ले गया, ये बुरी बात होती है। तो जब आप इकाइयाँ बना देंगे ना ज़ुबान या नस्ल की, उसकी तकसीम के बगैर, कि पंजाब के अपने मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा सूबे बन जाएंगे, तो फिर कौन से पंजाब को गाली दी जाएगी। इसी तरह बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, जितने भी हैं इंतज़ामी यूनिट छोटे हो जाएंगे। बड़ी पहचान हमारी यही रहेगी कि हम, हमारी जो मादरी ज़ुबान हैं, हमें उनसे प्यार है, हमें अपने कल्चर से प्यार है और हम उसको ओन करते हैं। लेकिन इंतज़ामी इकाइयाँ छोटे होने से वसाइल की तकसीम बेहतर तरीके से हो सकेगी। चौधरी साहब, आपकी राय का मैं बड़ा बसद एहतराम, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आप इसको एम्पावर कर दें। नीयत वाली जो बात आपने की ना, अगर आप इतनी नेक नीयत हैं, इस्लामाबाद में आप इलेक्शन करवाएं, यहाँ पर मॉडल ज़िला बनाएं, आप इख्तियारात दें मेयर को और वो अपने वसाइल के साथ यहाँ पर करे, बाकी जगहों पर भी करे। लेकिन वो अगेन वही वाली बात है कि नीयत शायद हमारी ठीक नहीं होती। असल मसला ये है, ये कभी इंतज़ामी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। कोशिश ये है कि ये जो सियासी जमातें ना, बड़े खानवादे, पीपल्स पार्टी, आसफ अली जरदारी या नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली, उनका जोर तोड़े, वो तो और मजबूत होगा। मेरा ख्याल है वो तो और मजबूत होगा। मेरा या एक आम पाकिस्तानी का कोई सियासी खानवादा इशू नहीं है। लोग मुतनफ़र हैं इस सिस्टम से जी हाँ, और इससे निकलना चाहते हैं, और किसी सियासी खानवादे की कोई फॉलोइंग जो है, सबको अपनी अपनी हैसियत का पता है। लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि वसाइल की तकसीम में जो बदयांती है वो ख़त्म हो। अगर ये मैं बता रहा हूँ कि ये 37 सूबे नेक नीति से ना बनाए गए तो कोई आउटकम नहीं होगी जो आप कह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी ने वो 37 सूबे बनाने हैं? मतलब एक बात है कि जो मोहसिन नकवी खुद इलेक्टेड नहीं है, किसी को जवाबदेह नहीं है, उनकी सिर्फ ओनली तारफ़ ये है कि वो एक ताकतवर शख्सियत के करीब हैं और ये उनका पूरी सियासत उनकी ये इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि वो नवाज शरीफ जिन्होंने जल जहांगीर करामत को फ़र्क कर दिया था, कि उन्होंने जाके नेवल कॉलेज में जाके एक तकरीर कर दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी जाए, जो मंसूबा अभी प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करना था, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने आर्मी चीफ से कहा था एट दैट टाइम कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी आपने तो प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन कर दिया। अब ये वो मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने कहा जी ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, और ख़ुद इनकी वजारत का हाल यह है कि ग्रेड 18 के अफसर को ग्रेड 20 के अफसर जवाबदेह होते हैं। एक एक अफसर के ऊपर 4-4 कैप्स इन्होंने बनाई हुई हैं। ऑडिट पैराज इनको देख लें, क्या ये फारिग होंगे मोहसिन नकवी? मेरा नहीं ख्याल फारिग होंगे। आपने जो मियाँ साहब की मिसालें दी हैं ना 90s की, आप आज की मिसाल क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बताता हूँ ना, देखें मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला किसने तस्लीम किया है? मियाँ नवाज शरीफ ने किया है ना, उनके भाई की हुकूमत है। जी हाँ, ये वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना, ये 5-7 मिनिस्ट्रियाँ डायरेक्ट जो हैं पिंडी को किसने दी हैं? मियाँ नवाज शरीफ इसके ज़िम्मेदार नहीं है? बिल्कुल वो जिम्मेदार। तो मैं उनकी बचपन की कहानियां जो सुन रहा हूँ, तो जो मैं आज देख रहा हूँ वो मैं बात करूंगा, या मैं बचपन की कहानियों की बात मैं तो वही कह रहा हूँ कि एक इस हाइब्रिड निज़ाम के खालकीन और उसके बैत करने वालों में सबसे बड़े आदमी नवाज शरीफ हैं। ऐसे ही इस हाइब्रिड निज़ाम की बैत करने वाले जो हमें ये कहते थे बाजवा साहब बक्सा चोर हैं, उनको NRO किसने दिया है? इन्होंने ही दिया। तो मैं जनरल वहीद काकड़ को याद करूंगा या मैं जनरल बाजवा को देखूंगा जो आज की तारीख में इन्होंने हमारे साथ किया? जुडिशरी का जो पाकिस्तान में हाल हुआ, जो 27वीं आईनी तरमीम कराई, वो किसने करवाई? नवाज शरीफ की जमात ने करवाई या नहीं करवाई? तो मैं आज के नवाज शरीफ को याद करूंगा या उनकी पुरानी 20 साल गीत माला में याद करूंगा? अब आप आ गए ना उस बात मैं देखें मोहसिन नकवी साहब को ताकतवर मियाँ नवाज शरीफ मानते, ठीक है ना? ये कोई आपने और मैंने वोट नहीं दिए उनको, ना पीपल ऑफ पाकिस्तान ने वोट दिए। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि वो ताकतवर मिनिस्टर है और मैं उनकी बात करता हूँ। उनके भाई को बात कराई उन्होंने तस्लीम किया कि वजारत ख़जाना जो है जिसको कहा जाएगा उसको हम देंगे, उसकी बात करते हैं। वैसे शहबाज शरीफ तो कभी भी नहीं चाहते। शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने तो इस मामले पे भी कोई बयान नहीं दिया।
शहबाज शरीफ जो ग्रुप है उनका तो कोई बयान उन्होंने तो वेलकम किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 2 बयान आए भी हैं ये मुस्लिम लीग नून के नून ग्रुप के बयान आए हैं, और फिर नून ग्रुप के जो सरबराह हैं उन्होंने भी कहा यार लड़ाई ना लड़ो, ए लेने दे देने पे आ जाने ने, तो पुरानी तनख्वाह कम कर दें। तो इसका मतलब है मोहसिन नकवी वजीर कायम रहेंगे? मैं आपके सवाल पे हैरान हूं कि फिर आप सवाल कर रहे हैं। मैं तो देखे ना आप नून वो लीग को कायम है और बाकी सब भाग गए हैं। भाग गए हैं, अच्छा। वो कायम है और वो खड़े हैं। लेकिन वो खड़े हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मेरी भी बात वो कायम है, वो खड़े हैं, लेकिन एक सफ़ा कायम नहीं है, ये भी बात लिख लीजिए। एक सफ़ा कायम नहीं है, चले वो कायम है, लेकिन वो एक सफ़ा नहीं, वो सफ़ा कायम नहीं है। देखें जो बातें उन्होंने कही हैं वो तो होनी है और की जाएंगी, और जो नहीं मानेगा उसको फिर अपनी जगह जो है वो ढूंढनी पड़ेगी। ताकतवर सिस्टम जो है उसका ये मैसेज है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इक़्तिदार की कुर्सियों को छोड़ के मुश्किल में जाना पसंद करेगा। हाँ, ये बात एजाज़ है कि ये इस तरह बहुत सारे ताकतवर लोग आते हैं जाते रहते हैं, बड़े बड़े ताकतवर वज़ीर, बड़े बड़े ताकतवर जर्नैल आते हैं चले जाते हैं। सियासी जमातें बहरहाल लोगों के दरमियान रहती हैं। और मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब ने अभी अपना रास्ता भी रखा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब जो सबसे ज़्यादा बात मानते हैं किस वज़ीर की मानते हैं, वो सबसे ज़्यादा बात मानते हैं चौधरी शुजात साहब के बेटे की। उनके रिश्तेदार उनके भी दोस्त हैं, ठीक नहीं, रिश्तेदार दोस्त भी हैं, रिश्तेदारी है जी जी, ऐसे ही है आगे। और उन्हें पता है कि कल जब कभी वक्त चेंज होगा तो यही काफ लीग के थ्रू मैंने दोबारा अपना आगे जो भी सियासत के अंदर सिलसिला है वो जोड़ना है। लिहाजा जो ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिनिस्टर हैं जो चौधरी सालिक साहब ही दरवाज़ा बनेंगे, और वो इसीलिए उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी और बड़ा रिगार्ड भी करते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है आसिफ, ये सारा जो खेल है, ये सारा अगला जो मंजरनामा है वो ये है कि इमरान खान को आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने नहीं तो उससे अगले महीने उनको जेल से निकाल कर किसी बेहतर जगह रखा जाएगा। ये एक फ्यूचर सेटअप तैयार किया जा रहा है। मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल है कि ये एक ख्याल था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इतने पॉपुलर नहीं है, तो कहीं पे कोई ना कोई जो बातचीत है वो हो रही है, और उस में मोहसिन नकवी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपको पता है अलीमा खानम साहिबा से भी ये मुलाकात करते हैं, पीटीआई के और लोगों से भी ये राब्ते में है। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब से ज़ाती इनका ताल्लुक़ कैसा है या नहीं है, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन ये एक फ्यूचर का मंजरनामा तैयार हो रहा है जिसमें ये जो आपको लोग आज नज़र आ रहे हैं ये फ़ारग होंगे, नए लोग आएंगे, उनके लिए ये रास्ता बना। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल जो एजाज़ है ना, राब्ता होना या वो चले, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो एक जो मुलाकातें और ये चीज़ें तो हुई हैं ना, वो तो जी फैक्ट। लेकिन एजाज़ उसमें सवाल ये है कि जो पर्सनैलिटी का एक क्लैश है ना, क्या इमरान खान का कोई रोल होगा उनकी ज़ात का? हाँ जी जी, वो एक अलग वो शायद नहीं होगा। अब अहम सवाल ये है, देखें इमरान खान भी तो एक अकड़ू आदमी है ना, और वो कहते हैं अगर मैं नहीं हूँ तो भाड़ में जाए सारा, फिर कोई भी ना हो। अब सवाल फिर आखिर में यही आएगा, क्योंकि एक चीज़ें पर्सन टू पर्सन चल रही है ना, तो क्या उस वक्त इमरान खान स्टेप डाउन करेंगे कि चलें मैं ना सही, मेरी बहन सही या बुशरा बीबी सही, या वो आएंगे? तो ये अभी एक इसके ऊपर बड़े सवाल हैं। लेकिन आसिफ, अगर बेनज़ीर भुट्टो ज़ियाउल हक साहब के साथ काम करने के लिए तैयार हो सकती थी, बेनज़ीर भुट्टो ये गुलाम इसा खान को तस्लीम किया और फिर जनरल मुशर्रफ के साथ वो एग्री कर गई थी, डील हो गई थी, फिर वही नवाज़ शरीफ जिन्हें मुशर्रफ ने निकाला था, उन्हीं नवाज़ शरीफ के नॉमिनेटेड वज़रा ने हलफ उठाया मुशर्रफ से, तो ये सब कुछ हो सकता है। ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल है। जी हाँ, ये सवाल है। और वो देखे ना, वही नवाज़ शरीफ आपने वाली बात कि जो कहते थे कि मुझे फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला और मुझे गलत निकाला गया, जो हमें नज़र भी आती थी बातें, वो उन्होंने ही जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, कानून एक्सटेंशन का उन्होंने ही पास किया, और आज के हाइब्रिड सिस्टम का भी। और देखें एजाज़, मैं अभी देखें मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने बज़ाहिर ये अभी जो बयान दिया और इसके बाद जो एक नाराज़गी और वो बयानात आए, उसके फाते रहे हैं मोहसिन नकवी अभी तक, वो उसमें विनर हैं इस सारी लड़ाई में। और आप देख लें कि अगले दिन जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी,
वो उसमें वो उनके साथ खड़े नज़र आए हैं, ठीक है। और ये बात बड़ी अहम है। और मैं तो पहले ही कहता हूँ कि उन्होंने ये बयान आइसोलेशन में या ज़ाती एक सोच के तहत नहीं दिया, उन्होंने ये बयान डेफिनेटली टारगेटेड उनका ये बयान था, और वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे हैं। और पीछे किन्हें हटना पड़ा है, वही जो आप बता रहे हैं कि बड़े जांबाज हैं, बड़े मियाँ साहब, बड़े जनाब वो हैं, वो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के बकौल उन्होंने सबको सीज़ फायर का आर्डर दे दिया और कहा कि ख़बरदार, इससे डैमेज होगा, इससे नुकसान होगा और हम इसके जो है नुकसान में रहेंगे। लेकिन उन्हीं नवाज शरीफ के 2 वज़ीरों ने आके मोहसिन नकवी के साथ जो कुछ पब्लिकली कर दिया है, मेरा ख्याल है कि पोलिटिकली डैमेज हुए मोहसिन नकवी, और वो वीक हुए हैं सियासी तौर पे। बाकी जो उनकी पावर है जिस वजह से है, वो मुझे और आपको पता है, वो उधर कायम है। मेरा ख्याल है जब तक वजह कायम है तो वो भी कायम है। हाँ, चले। और डैमेज सियासी उनका तब हो कि उनका कोई हल्का हो, कोई लोग उनके खिलाफ हो गए हों, उन्होंने जो बयान दिए हैं वो उस पर खड़े हैं, जिन दूसरों ने बयान दिए थे उन्हें मना कर दिया गया। तो अब इससे आप जो मर्जी नतीजा निकालें। तो मेरा ख्याल है आगे चलें एजाज कि जो आप अकेले अकेले कश्मीर गए उसके ऊपर बात करें। मुझे आप बहुत जेलस फील कर रहे हैं नहीं, जाहिर है आपने बताया ही नहीं, आप मुझे बताते तो सही। खैर, कब गए एजाज और कहाँ गए, आसिफ? क्या क्या देखा? मैं आपको पता है बलूचिस्तान भी गया था, KPK भी आना जाना होता है, पंजाब, ज़ाहिर है पंजाब से मैं हूँ, सिंध भी आना जाना होता है। और मैं हालिया दिनों में बलूचिस्तान में जाके ज़ाहिर दुख होता है, जो भी वहाँ पे सूरत हाल है बेहतर करे। ज़ाहिर हमारे लोग मर रहे हैं ना, हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। लेकिन मैं हालिया दिनों में अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा दुखी हुआ हूँ और दुखी वापस लौटा हूँ किसी जगह से, तो वो आज़ाद कश्मीर है। मैं मुजफ्फराबाद में था, मैंने जाना था नीलम वैली, और नीलम वैली में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला था 2 उम्मीदवारों के दरमियान। एक शाह गुलाम कादर हैं, मुस्लिम लीग नून के स्टालवार्ट हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनका सरदार तनवीर इलियास के साथ मुकाबला था। बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं और इस इलेक्शन को कवर करूं। और ये चूँकि बॉर्डरिंग एरिया भी है, वहाँ के लोगों से मिलकर आपको पता लगता है कि वहाँ पर थिंकिंग क्या है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, और फिर ये जो पॉलिटिकल एक तनाज़ा बना हुआ है उसके बारे में। 31 तारीख की शाम, 31 जुलाई की शाम मुजफ्फराबाद में आसिफ में बैठा हुआ था। हमारे आरिफ उर्फ़ी हैं, जियो के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और आसिफ रज़ा मीर, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक एसोसिएशन बनाई हुई है, उनके दफ्तर में मैं बैठा था। मुझे आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद मौजूदगी से ये बात जानकर खुशी थी कि वहाँ पर इंटरनेट काम कर रहा था, क्योंकि आपको पता है ना कि तकरीबन 1.5-2 माह तकरीबन वहाँ पर इंटरनेट भी बंद रहा है, मुजफ्फराबाद में भी। तो उन्होंने बताया जी इंटरनेट खुल गया हुआ है और हम बड़े खुश हैं। मैं जब मुजफ्फराबाद में था तो दुकानें वगैरह खुली हुई थी। तो आसिफ अचानक ख़बर आई कि मुजफ्फराबाद के नवा में एक इलाका प्लेट का इलाका और एक इलाका है चेला का इलाका, वहाँ पर अचानक जो नौजवान हैं वो निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और फायर हुआ है, और वहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। और थोड़ी देर में आसिफ ये इतला आई कि जी 2 बंदे भी शहीद हो गए। पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्ट मालूमात क्या है, और अभी हम इन इश्यूज़ के ऊपर एक दूसरे से रब्ता कर रहे थे। हमारे जो दोस्त हैं वो इंतज़ामिया से रब्ता कर रहे थे कि अचानक आसिफ इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट की वजह से लोग बड़े खुश थे, और फिर मैंने आसिफ देखा, बाहर मैं बाज़ार में निकला तो देखा कि अचानक जो है ना तमाम दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। वहाँ पर लोगों से बात हुई और लोग बड़े परेशान थे, कह रहे थे कि हमने एक साई ऑफ रिलीफ लिया था अभी 2-3 दिन पहले कि दुकानें हमारी खुलने लग पड़ी हैं, हम तो इधर लॉकडाउन की सूरत हाल में रहे, तो हमें दुख हो रहा है कि ये दुकानें बंद हो रही हैं। छोटे छोटे आसिफ जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं जी हम तो तबाह हो गए। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे
सामने उनका दफ्तर था, मुनीर अहमद कुरैशी, वो उनसे मुलाकात हो गई। वो बता रहे थे कि जी हमने पुलिस का इंतज़ाम है, पुलिस गई है, रास्ते हम खुलवा देंगे, हम चाह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो पुरअमन तरीके से हो जाएं। ज़ाहिर है ज़िली जो अफसरान होते हैं, इंतज़ामी अफसरान होते हैं, उनकी यही ख्वाहिश होती है, तो वो इन कामों में मसरूफ़ थे। बाज़ जगहों पर आसिफ इंतखाबी मटीरियल उस रात को नहीं पहुँच सका, ख्याल था कि आगे चलेगा, और मैंने आगे उस दिन जाना था नीलम मुजफ्फराबाद नीलम रोड बंद कर दी गई, वहाँ पर एहतजाज हो रहा था। अगले दिन हमने सोचा कि शायद अगले दिन हम चले जाएंगे, अगले दिन भी वही सूरत हाल, पूरे बाज़ार बंद, मुजफ्फराबाद बंद, इश्तिहार लगे हुए हैं इंतखाबी उम्मीदवारों के, मगर पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई नहीं। मैं आप अंदाज़ा करें कि इंतखाबी जब माहौल होता है, यह आज़ाद कश्मीर में भी आपने देखा है, हमने भी देखा है, बाकी जगहों पर भी हमने देखा है, गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा है, रैलियाँ निकलती हैं, लोग कैंपेनिंग कर रहे होते हैं, छोटी छोटी टोलियाँ निकलती हैं, नारेबाजी हो रही होती है। कुछ भी नहीं था आसिफ, कुछ भी नहीं था, शहर बंद था और लोगों के चेहरों पर परेशानी थी। आज़ाद कश्मीर के लोगों के चेहरों पर परेशानी थी और परेशान थे। वो कह रहे थे कि हमारे वतन के साथ, हमारे आज़ाद कश्मीर के साथ, हमारी मोहब्बतों के साथ ये क्या हो गया। ये थी वहाँ पर सूरत हाल। नीलम वैली का रास्ता नहीं खुला। मैं गया और ये आप फुटेज भी देखें, फिर देखा कि वहाँ पर फायर भी हुआ है। ये फुटेज देख लें। मैं तो वो बात बताऊँगा आपको कि जो मैंने अपनी आँखों से देखी। आंसू गैस फायर हुई, गोली चली, हवा चली, आंसू गैस थी, हवा चली उसकी, ठीक है। फिर इलेक्शन डे के ऊपर बात कर लें। इलेक्शन डे की आसिफ ये सूरत हाल थी कि ज़्यादातर शहर बंद था। कुछ इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर टर्न आउट था मामूली सा। एक जो इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशन था गोजरा का, मुजफ्फराबाद के अंदर ही है एक इलाका, वहाँ पर एक स्कूल में मैं गया तो वहाँ पर 8-9 बंदे, ये सुबह 10-11 बजे की मैं बात बता रहा हूँ आपको, 8-9 बंदों की लाइन लगी हुई थी। औरतों की पोलिंग वहाँ पर शुरू नहीं हुई थी। इसी तरह बाकी जगहों पर। और फिर वही हुआ कि मुजफ्फराबाद की LA 27 वहाँ पर इलेक्शन ही नहीं हो सका। LA गालबन 26 है जिसका 4 जो यूनियन कौंसल्स हैं, एक इंतखाबी हल्के की 4 यूनियन कौंसिल के अंदर वो नहीं पहुंच सका। बताया ये जा रहा था, यानी कि सिविल इंतज़ामिया बता ये रही थी कि ये जी बारिश शदीद हुई है इस वजह से हम नहीं पहुँचा, लेकिन एक्चुअल बात ये नहीं थी। एक्चुअल बात थी एहतजाज था, शहर बंद था, लोग यंग नौजवान आसिफ एहतजाज करते थे और चले जाते थे। पुलिस आती थी, फायर करती थी, उनको डिस्पर्स करती थी और फिर उनके ऊपर पथराव होता था, फिर पुलिस भाग जाती थी और वो दोबारा लोग आ जाते थे। क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है ना, तो पहाड़ के ऊपर बंदे के पास पत्थर हो ना, तो नीचे किसी के पास तोप भी हो ना और गंज भी हो, तो वो पहाड़ के ऊपर वाला फ़ायदामंद रहता है। वहाँ पर मैंने जो एहतजाजी मुजाहिरीन से बात की, ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। हम पाकिस्तान की इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी की इज़्ज़त करते हैं। हमारा ये बच्चा जो ये चौक में खड़ा है, आज दूसरा दिन है, किसी एक बंदे ने ऐसा नारा नहीं लगाया जिसमें कोई रियासत के ख़िलाफ़, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन अनासर के सामने आया हो। हमारा फ़कत ये प्रोटेस्ट करने की ये वजह है, जो हमारे रावलाकोट में भाइयों को शहीद किया गया, उसकी वजह से हम रोड पे निकले, जिसमें यह हुआ प्लेट के मकाम पर इन्होंने सीधी स्टेट फायरिंग की, जिससे हमारे मुजफ्फराबाद में इस वक्त कंफर्म नहीं है 6 से 7 शहादतें जो है। जो बंदा ज़ख्मी है, बचना किसी ने नहीं है। अस्पताल इनके, निज़ाम इनका, अंदर जाके ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। और दूसरी बात, ये रोडें फ़कत इसलिए बंद हुई कि हम बशऊर कश्मीरी हैं। ये वो जगह है, ये वो शहीदों का पुल है जहाँ पे 2-3 साल पहले लोगों ने गोलियाँ खाई, नौजवानों ने गोलियाँ खाई, उन्होंने पीछे नहीं हटे। इसका वायद है कि ये बनाए एक वजह कि हम अल्लाह से डरने वाली कौम है, हमें ये दस करबला से मिला है। वो हस्तियाँ उन्होंने दीन के लिए जान कुर्बान की थी, हम कश्मीर अपने कश्मीर के लिए जान कुर्बान करेंगे। हमने अपने सब को ये बताएं कि अभी शहर से निकलने के लिए कौन कौन सी जगहों पे जाने के रास्ते बंद हैं? रास्ते जो शाहराए
एबटाबाद आती है, शौकत लाइन आता है, इधर से लेके चेले तक सब बुला के नीलम नहीं जा सकते आप। नीलम पांडे, नीलम में इस टाइम हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग रोडों पे। और अगर ये यहाँ से अगर इस्लामाबाद को आला की तरफ जाना चाहे तो जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, एंट्री पॉइंट सारे बात। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी, तो एहतजाज वहाँ पर था और इंटरनेट बंद था। मेरे पास तो कि अगेन मैं कोई बात डेफिनेट नहीं कहना चाहता। 8 मुकाम के इलाके पे 2 अफराद के वफ़ात पाने की इतला, और इधर भी मजमूई तौर पे 5-6 कैजुअलिटीज़ हैं 3 दिनों के अंदर। मुबैना तौर पे जी, मुबैना तौर पे 6 अफराद की जाँ बहक होने की इतला है। और क्या आप एजाज, आप मुझे बताएं ब्लैक आउट की बात कर रहे हैं ना, देखें आप मुझे तब नहीं लेके गए तो मेरा भी तो ब्लैक आउट हो गया ना यार। हाँ, ये बात ठीक है, ये गिला आपका ठीक है। ठीक है, जो अहम तरीन है कि जिस कमेटी को कालदम करार दिया हुआ है ना इन्होंने, ज़्यादातर लोग जो मैंने देखा उस कमेटी ने कॉल दी हुई थी इन इंतखाबात का ब्लैकआउट करें, बाइकआउट करें। ज़्यादातर लोग उन्हें उनका बाइकआउट किया। और जो हमारी मेन स्ट्रीम जमातें थी उनका हाल भी सुन लें। पीपल्स पार्टी के सारे सीनियर लीडर पीसी होटल में बैठे हुए थे, नून लीग के सीनियर लीडर्स पीसी होटल में बैठे हुए थे, और इनका एक अपना था, पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है जी, हमारा धांधली हो गई, चोरी हो गई जी इलेक्शन। और इलेक्शन में टर्न आउट ही मैं जिधर जिधर जा रहा हूँ, जिस सुबह के वक्त, दिन के वक्त, दोपहर के वक्त, उस वक्त तो मेरे नज़र में टर्न आउट कोई नहीं था। बाद में पता नहीं अगर कोई टर्न आउट ये बना लेते हैं। वो तो बड़ी शर्मनाक एजाज सूरत अच्छा, हाल है। अभी ना 23 सीटें हो गई हैं मुस्लिम लीग नून की, सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को मिल गई है। 10 तारीख को अगले इंतखाबात का वो है मरहला है। मेरे ख्याल में जो बड़े अपसेट है ना, एक तो तनवीर इलियास हार गए, नीलम से हार गए, शाह गुलाम कादर इस पे तो जीत गए। कल हाँ, बात करेंगे ना, हाँ, अभी तो आखिरी फिर बात। 10 को भी करेंगे, लेकिन 2 चीज़ें। लतीफ़, मैं लेट मी कंप्लीट। लतीफ़ अकबर, उनके ऊपर अटैक भी हुआ, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, सदर भी थे, वो इलेक्शन हार गए बावजूद इसके कि पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर किया। मेरा ये ख्याल है कि अगला प्राइम मिनिस्टर होने जाएंगे मोस्ट लाइकली शाह गुलाम कादर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान है। मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल है अगेन, शाह गुलाम कादर होंगे। लेकिन अगर आपने नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं तो आप ये जो अमन के लिए उन तमाम लोगों से बात करें जो एहतजाज कर रहे हैं, वरना ये अच्छा, ये तो एजाज देखें, यही रहेगा। पिछले दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो पार्टी सुदूर नहीं आए। जी हाँ, तो शाह गुलाम कादर साहब का भी आप हतमी तौर पे नहीं नहीं, हम नहीं कह सकते। फारूक कुछ और हैदर भी लोग- जीत गए बाय द आपने वे। कहा है कि लाइकली है, मैं हाँ, बता रहा हूँ, likely। नहीं सुने। फारूक हैदर और शाह गुलाम कादर के अलावा हो सकता है कोई ऐसी शख्सियत हो वो भी जिसके आ बारे सकते में हैं, बिल्कुल ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल क्योंकि ठीक मैं बात। नून लीग कवर करता आसिफ, यही आज हूँ। हाँ जी, नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे हमसे रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़।